नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पिछले कई महीनों से, बल्कि हरियाणा के चुनाव से ही लगातार एक कैंपेन चल रहा था, वोट चोर गद्दी छोड़। कौन वोट चोरी कर रहा था? किस पर अटैक कर रहे थे राहुल गांधी और उनके सहयोगी दलों के नेता? इसका मकसद क्या था? क्या ये चुनाव आयोग पर उनका प्रहार था, अटैक था, या सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो कह रहे थे कि आप वोट चोरी कर रहे हैं या करवा रहे हैं और चुनाव आयोग इसमें सहायक बना हुआ है और आप गद्दी छोड़िए। पिछले 2 सेशन संसद सत्र पूरी तरीके से वॉश आउट कर दिए गए और लगातार धरने, प्रदर्शन, प्ले कार्ड लेकर के नारेबाजी और मीडिया में तरह तरह की बातें। राहुल गांधी तो बिहार में करीब 16-17 दिन की एक यात्रा भी निकाल करके फिर मलेशिया चले गए थे और उस यात्रा में भी मेन मकसद यही था कि ये इस्टेब्लिश कर दो कि वोट चोरी की वजह से ही कांग्रेस पार्टी बार बार हार रही है, कांग्रेस और दूसरे क्षेत्रीय दल हार रहे हैं। बहुत सारे तर्क बीच बीच में दिए गए, इनको समझाने की कोशिशें भी हुई कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जीतती है, लोग उसे सत्ता में लेकर के आते हैं। आप वहीं वहीं कभी ईवीएम में दोष ढूंढने लगते हैं, कभी आप वोट चोरी की बात करते हैं, कभी मतदाता सूची की बात करते हैं, और जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है, वहां आपको ना ईवीएम में कोई दिक्कत दिखाई देती है, ना चुनाव आयोग में, और ना वहां वोट चोरी होती है। ये चमत्कार कैसे हो रहा है? इनको ये भी समझाया और बताया गया, बार-बार याद दिलाया गया कि 3 राज्यों में तो अभी भी आपकी सरकार है, तो क्या वो भी वोट चोरी से हो? और आपकी बहन जी भी जीत करके आए हैं लोकसभा में, आपके कुल 99 एमपी जीत करके आए हैं, क्या वो भी वोट चोरी से जीत करके आए हैं? तो बुधवार को जो चर्चा चल रही थी चुनाव सुधार को लेकर के, क्योंकि ये जो एसआईआर चल रहा है इस समय 12 राज्यों में, ये इसका भी विरोध कर रहे हैं। इससे पहले बिहार में जब एसआईआर हुआ उसका भी इन्होंने विरोध किया, और लीड कौन ले रहे थे? सीधे राहुल गांधी। इन्हीं को ज्यादा परेशानी थी, उसकी इनकी देखा देखी फिर वहां आरजेडी ने भी और जो दूसरे सहयोगी संगठन थे उन्होंने भी इनके सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया। जमीन पर एसआईआर का कोई विरोध नहीं कर रहा था, क्योंकि किसी को उससे परेशानी ही नहीं थी। ये बातें बार-बार इनको समझाई जा रही थी कि जो अब इस दुनिया में नहीं है उनके नाम काटे जा रहे हैं। जो राज्य छोड़कर चले गए दूसरे राज्यों में, या अपना घर छोड़ करके शहर में चले गए, उनके नाम काटे जा रहे हैं, या जिनके 2 जगह नाम है उनके नाम काटे जा रहे हैं, या जो घुसपैठिए हैं, विदेशी हैं, उनकी पहचान करके उनको वापस भेजा जा रहा है। लेकिन इनको अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के सिर पर ही फोड़ना था। इसलिए ये लगातार इस तरह की बातें कर रहे थे। और इस बार जब सरकार ने फैसला कर लिया कि इस पर एक मुंह तोड़ जवाब दे ही दिया जाए, और वो भी संसद के भीतर, ताकि ये ऑन रिकॉर्ड भी आ जाए और ये देश भी सुन ले और दुनिया भी सुन ले कि यहां कितने फेयर इलेक्शन हो रहे हैं। इसके बावजूद चूंकि इनका नेतृत्व पूरी तरह नाकाम है, अपनी पार्टी को ये लीड नहीं कर पा रहे हैं,
अपनी पार्टी को जिता नहीं पा रहे हैं, एक के बाद एक लगातार हार मिल रही हैं, तो ये जानबूझ करके इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं कि जैसे इनकी पार्टी में इनमें तो बड़ा दम है, पर इनको हरवाया जा रहा है। तो सरकार ने अप्रत्याशित रूप से ये कहा कि एसआईआर पर तो हम टेक्निकली कोई चर्चा नहीं करवा सकते, चुनाव सुधार पर हम चर्चा कराने को तैयार हैं। और चुनाव सुधार पर इनकी सबकी बातें पहले सुनी गई। इन्होंने जो रोना था वो रोया, और उसके बाद जब बुधवार शाम को गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने के लिए खड़े हुए, तो उनकी पूरी बात सुन नहीं पाए, भाग खड़े हुए। और इसी को कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की। ये रोज इस तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन अमित शाह खड़े हुए और उन्होंने बताया कि 3 मेन वोट चोरी कब कब हुई हैं। एक नेहरू के समय हुई है, एक इंदिरा गांधी के समय हुई है, और तीसरी सोनिया गांधी ने की है। तो सुन नहीं पाए ये लोग। इसके अलावा भी अमित शाह ने बहुत कर्कश स्वर में राहुल गांधी को एक मौके पर तो झिड़क दिया, जब वो अमित शाह को ये निर्देशित करने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप लगाए, पहले आप उसका जवाब दीजिए। तो अमित शाह ने कहा कि आपकी मुंसिफी नहीं चलेगी, आप यहाँ जज नहीं हैं। मैं अपना भाषण दे रहा हूं तो मैं ये तय करूंगा कि मुझे किस विषय पर पहले बोलना है और किस विषय पर बाद में बोलना है। मेरे साथ वीरेंद्र नाथ भट्ट जुड़ गए हैं, उनको जोड़ लेते हैं और जोड़ करके फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो वीरेंद्र जी, कुल मिलाकर के आपको क्या लगता है, अमित शाह ने जिस अंदाज में और जिस तरीके से इनको जवाब दिया है, उसके बाद ये शांत होंगे या अभी भी इनका ये प्रलाप जारी रहेगा? इन्होंने, अमित शाह ने जो कुछ कहा है, जो बताया है, उसका कुछ अंश मैंने दर्शकों को अभी बता दिया है। आप अमित शाह के जवाब को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अटल जी की बहुत पुरानी बात आपको याद दिलाता हूं। आज 30 साल से ज्यादा पुरानी बात हो गई। अटल जी कहते थे, भारतीय जनता पार्टी न तो चुनाव हारती है न जीतती है, भारतीय जनता पार्टी सीखती है। तो राहुल गांधी ने कल एसआईआर के ऊपर ये इलेक्टोरल रिफॉर्म पर अपने भाषण में और आज के अपने व्यवहार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण में जिस तरीके से उन्होंने उनके भाषण में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया, राहुल गांधी ने ये बता दिया और सिद्ध कर दिया वो कुछ सीखने को तैयार नहीं है। जो सबसे हैरत की बात यह है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में 1950 से ये प्रोविजन है कि इलेक्शन कमिश्नर को लीगल इम्यूनिटी मिली हुई है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर एक संवैधानिक पद है। और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये 2023 में किया गया। ये बड़े हैरत की बात है कि और इसीलिए अमित शाह ने बार बार इस ओर ध्यान दिलाया कि राहुल गांधी के स्पीच राइटर कितने लापरवाह किस्म के लोग हैं, इतनी बड़ी फैक्चुअल मिस्टेक कर जाते हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने उसको इतना सनसनीखेज बना के पेश किया था कि 48 दिन में सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय कर दी जाएंगी। ये प्रोविजन भी आरपी एक्ट 1950 से है। ये भी अमित शाह ने कहा कि और उस समय 45 डेज चुनाव परिणाम की घोषणा के 45 दिन बाद कोई भी यदि परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो वो हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकता है। ये प्रोविजन है। तब जो है इंटरनेट, वाईफाई और सीसीटीवी नहीं था, तो उसको जो है अब जो और तो वो उसमें सीसीटीवी जोड़ दिया गया।
सीसीटीवी फुटेज जोड़ दिया गया और 2023 के एक्ट के बारे में वही प्रोविजन किया गया। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने 2023 में जो इलेक्शन कमीशन में जो कानून में जो संशोधन हुआ था, उसके बारे में जो उन्होंने सनसनीखेज बताया कि जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने संविधान ही पलट दिया हो। उन्होंने कहा कि और जब अमित शाह ने ऐसे तथ्य सामने रखे कि आजादी के बाद यानी या संविधान लागू होने के 1950 के बाद 73 साल तक इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर के नियुक्ति की कोई कानून ही नहीं था। और 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक इस बारे में कानून नहीं बन जाता तब तक एक कमेटी बना दी जाए, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे और पीएम की सहमति से एक मंत्री रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का सुझाव था और जब ये कानून बन गया तो जाहिर है कि उसमें सीजीआई नहीं रहने थे। तो उन्होंने और आपने कल कल राहुल गांधी के भाषण में देखा होगा वो कि इस कमरे में ये फैसला किया गया जहां ये मौजूद नहीं है, मैं मौजूद नहीं हूं, वो मौजूद नहीं है। वो उसको इतना सनसनीखेज उसको बनाने का प्रयास कर रहे थे कि जैसे कि कोई नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने संविधान नाम के आसमान में छेद कर दिया हो। तो ये दिखाता है कि राहुल गांधी के ऊपर जो संवैधानिक पद की जिम्मेदारी है लीडर अपोजिशन इन लोकसभा, वो उसके प्रति कितने जिम्मेदार हैं और कितने संवेदनशील हैं। वो देश का तो अहित कर ही रहे हैं, वो अपनी पार्टी का बहुत अहित कर रहे हैं। और फिर जिस तरीके से अमित शाह ने बताना शुरू किया कि जब यूपीए सरकार थी 2004 से 2014 के बीच में कभी अपोजिशन से कंसल्ट नहीं किया गया। और यहां तक उन्होंने बताया एक नवीन चावला भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। 1977 में इमरजेंसी हटने के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, मोरारजी भाई देसाई प्राइम मिनिस्टर थे, तब एक शाह कमीशन बनाया गया था और शाह कमीशन ने नवीन चावला उस समय दिल्ली में एसडीएम शायद रहे होंगे, उन्होंने बहुत अत्याचार किए थे, बहुत भ्रष्टाचार किया था, उनके ऊपर शाह कमीशन ने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे और ये उसमें रिकमेंड किया था इनके खिलाफ, इनके बारे में कि इनको कभी भी कोई जिम्मेदार पद पे नियुक्ति न की जाए। ये व्यक्ति मदर टेरेसा का बड़ा करीबी है, था, अब तो नहीं रहे दुनिया में। ये क्रिप्टो क्रिश्चियन बन गए थे, इस नाते सोनिया गांधी के बड़े करीबी थे और इनको इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया। तो ये सब जो बातें और आज उन्होंने एक बहुत अच्छा जो आंकड़ा रखा अमित शाह ने कि पिछले 10 साल में जो है 41 विधानसभा चुनाव एनडीए ने जीते हैं, 3 लोकसभा चुनाव एनडीए ने जीते हैं और 30 विधानसभा चुनाव कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने जीते हैं। तो यदि ईवीएम में इतनी गड़बड़ है और ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो ये 30 विधानसभा चुनाव कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों ने जो इंडिया अलायंस के इस समय हिस्से हैं, हाउ दे वन द इलेक्शन। तो ये सब जो बातें आज अमित शाह ने रखी हैं, अपने आप में जो है ये जो है बहुत चौंकाने वाली हैं। और एक जो सबसे बड़ी बात जो एसआईआर के ऊपर जो आज अमित शाह ने कही कि सन 2010 में जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तब इलेक्शन कमीशन ने देश के सारे जिला अधिकारी जो चुनाव के समय जिला चुनाव अधिकारी भी होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर भी होते हैं, उनको ये निर्देश दिया था कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी वोटर का नाम मतदाता सूची से काटा नहीं जाएगा। इसके कारण आज आप देख रहे हैं कि यूपी में जो है 2-2.5 करोड़ लोग ऐसे मिल रहे हैं जो या तो जो पता उनका दिया गया है वोटर लिस्ट में उस पे वो पाए नहीं गए, ट्रेसेबल नहीं है, या मृत हो गए हैं, या परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, या उनका एक से अधिक स्थान पर मतदाता के रूप में वो दर्ज हैं। ये इसलिए एनामॉली पैदा हो रही है। और बाद में अमित शाह ने जो कहा, जो उन्होंने कंक्लूड किया कि आपकी शिकायत ना तो ईवीएम है, ना आपकी शिकायत जो है कुछ और है, आपकी शिकायत केवल ये है कि आप घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। और अमित शाह ने बहुत विस्तार से बोला है कि ये घुसपैठिए जो देश की डेमोग्राफी को बदल रहे हैं, वो कैसे देश के राजनीतिक भविष्य के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, ओवरऑल देश के वेलफेयर के लिए कितना बड़ा खतरा है।
तो ये सब जो है जो आज उन्होंने कहा है, ये तो जो है एक तरीके का देश का बहुत ज्यादा शिक्षण हो गया कि इलेक्शन और आप देखिए सरकार का धैर्य क्या है। जून 24 को इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की अधिसूचना जारी की और जुलाई के तीसरे सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल हो गई एसआईआर के खिलाफ। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 महीने से लगातार सुप्रीम कोर्ट में लगभग 2 दर्जन हियरिंग हो चुकी हैं और अनाप शनाप इतने आरोप लगाए गए सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के बाहर राहुल गांधी ने 2-2 बार हाइड्रोजन बम फोड़ा, लेकिन सरकार ने कभी भी उस इनकी झूठी जो इनका एजेंडा था, जो फेक नैरेटिव ये बनाने का प्रयास कर रहे थे, सरकार ने एक बार भी इसका जवाब नहीं दिया। सरकार ने 5 महीने प्रतीक्षा की और अब जाकर के आज अमित शाह ने पूरा इनके पाप का घड़ा जरा सबके सामने रख दिया संसद सुन के अंदर। लेते हैं, एक बार अमित शाह जी, को जी, सुन जी। लेते हैं। जी, जी, बिल्कुल ज़रूरी है। मंच से आपके माध्यम से इस सदन को और देश की जनता को कहना चाहता हूं, क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठ ये तय करेंगे? मान्यवर नहीं रह सकते। एक मतदाता का एक से ज्यादा जगह पर वोट होना चाहिए। मान्यवर, एक से ज्यादा जगह पर वोट होना चाहिए। जो लोगों का मृत्यु हो चुका है, मान्यवर, जिन लोगों का मृत्यु हो चुका है उनका वोट मतदाता सूची में होना चाहिए। मान्यवर, ये एसआईआर और कुछ नहीं है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। मैं मानता हूं इससे कुछ दलों के राजनीतिक स्वार्थ आहत होते हैं। मुझे उन दलों के प्रति एक प्रकार से अनुकंपा भी है, क्योंकि देश के मतदाता तो वोट देते नहीं है। ये थोड़े विदेशी दे देते थे, वो भी चले जाएंगे। मगर मान्यवर, क्या हमने भारत के नाते निर्णय करना पड़ेगा कि इस देश की संसद को चुनने के लिए, राज्य की विधानसभा को चुनने के लिए विदेशी को वोट देने का अधिकार देना है या नहीं देना है? मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली। अमित शाह ने ये जवाब तब दिया और राहुल गांधी पर जम करके बरसे जब राहुल गांधी ने बचकानी हरकत करते हुए गृह मंत्री को बीच में टोका और उनसे कहा कि जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाए थे पहले उनका जवाब दीजिए। यानी ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, सदन के बाहर कुछ कर रहे हैं, कुछ आरोप तराशी कर रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि सदन के भीतर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आरोपों का जवाब गृह मंत्री सबसे पहले दें। इसी से पता लगता है कि 2004 से 2025 आ गया है और राहुल गांधी को अब तक भी संसदीय प्रणाली की और व्यवस्थाओं की रत्ती भर भी समझ नहीं है। जब उन्होंने टोका तो सुनिए अमित शाह ने क्या कहा। शुरू से फिर से मैं प्ले करता हूं। पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। भट्ट साहब,
देखिए राहुल गांधी का आज का जो बिहेवियर था, उससे ये बात बहुत स्पष्ट हो गई कि संसद में 20 साल रहने के बाद भी जो न्यूनतम संसदीय शिष्टाचार है, उससे उनका कोई वास्ता नहीं है, उन्हें कोई अनुभव नहीं इसका। और उन्होंने 11.5 साल में ये भी नहीं सीखा कि जब प्राइम मिनिस्टर अगर यूपी आते हैं, राजस्थान जाते हैं या अन्य बीजेपी रूल्ड स्टेट में जाते हैं, और जब वो कहते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार है, तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि वो आधा श्रेय अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साझा कर रहे हैं। अगर यूपी में कोई विकास हुआ है, अगर या कोई एक्सप्रेसवे बना है, हाईवे बना है, एयरपोर्ट बना है, कोई विकास बड़ा कार्य हुआ है, पावर प्लांट लगा है और प्राइम मिनिस्टर उसके उद्घाटन के लिए आए हैं, तो ये नहीं कह रहे कि सारा मैंने किया है। वो ये कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, यानी एक इंजन मैं हूं और एक इंजन यूपी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है। तो ये दिखाता है राजनीतिक विनम्रता, ये दिखाता है राजनीति में एक कलेक्टिव लीडरशिप है, सामूहिक नेतृत्व है, सब लोग मिलकर काम करते हैं, एक व्यक्ति हीरो नहीं होता है। और जो प्राइम मिनिस्टर लगातार कहते आ रहे हैं कि सारी पार्टियां बीजेपी के अलावा परिवार के लिए काम करती हैं, हम केवल राष्ट्र के लिए काम करते हैं। बीजेपी में आपको इतना व्यक्तिवाद नहीं मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। प्राइम मिनिस्टर इज द टॉप मोस्ट लीडर, ही इज द टॉप मोस्ट कम्युनिकेटर ऑफ द पार्टी, ही इज द टॉप मोस्ट वोट कैचर ऑफ द पार्टी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी की तुलना नेहरू और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की जो कार्यशैली थी और उनके व्यक्तित्व के अराउंड जो आभा मंडल कांग्रेस ने बनाया हुआ था, और वही आभा मंडल आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अराउंड है और प्रियंका के अराउंड भी बनाने का प्रयास चल रहा है। तो ये एक राजनीतिक संसदीय शिष्टाचार होता है, एक विनम्रता से जनता के बीच में आचरण करने का। राहुल गांधी का व्यवहार आज भी लोकसभा में आप देखिए, कितना एरोगेंस और कितना अहंकार भरा हुआ था, कितना जो कहते हैं स्पॉइल्ड ब्रैट्स, रईस जादव का एक लड़का बिगड़ा हुआ नहीं, 55 मुझे साल की लगता उम्र ये में है ऐसे कि ऐसे बिहेव कर रहा था। उन्होंने जो एक हवा महल बनाया था ना पिछले कुछ हाँ महीनों में, हाँ उसकी हवा निकाल करके रख दी अमित शाह ने। और जितना मीडिया सवाल ही नहीं पूछता था इनसे, तो मीडिया हाँ। को भी एक तरीके से आईना दिखाने का काम किया है अमित शाह ने। आज ये काम और किया है उन्होंने। आज आज क्यों हो उन्होंने रहा है? सबसे बड़ा काम ये किया मैं है कि इनको ईवीएम का इतिहास बताया है। जी, पहले इसको हो जाने दीजिए। हाँ जी, जी। थोड़ा इतिहास और मान्यवर एक नई फैशन हो गई। आज क्यों हो रहा है? मैं इनको थोड़ा इतिहास और मान्यवर एक नई फैशन हो गई। इतिहास बताते हैं तो नाराज हो जाते हैं कि आप इतिहास मत बताइए। अरे भला कोई भी प्रक्रिया, कोई भी देश, कोई भी समाज इतिहास को छोड़कर कैसे आगे बढ़ सकता है? इतिहास कोई भी समाज का महत्वपूर्ण अंग है। मान्यवर हमारे लोकतांत्रिक इतिहास की शुरुआत 1952 से हुई। तो सबसे पहला गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर कब हुआ? 1952 में। एसआईआर की क्या जरूरत है वो कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं। तो उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से। दूसरा कब हुआ? 1957 में। फिर जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी से थे। तीसरा हुआ 61 में, उसमें भी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी थे। 65-66 में भी हुआ, एक ही गहन पुनर्निरीक्षण 2 साल में हुआ। उस वक्त भी श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी थे। 83-84 में हुआ, इंदिरा जी थी। 87-89 में हुआ, राजीव गांधी थे। 92-93-95 में हुआ, नरसिम्हा राव थे। 2002 और 3 में हुआ, तब श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। मान्यवर 2004 में गहन पुनर्निरीक्षण समाप्त हुआ, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तो 2, 3, 4 का एक गहन पुनर्निरीक्षण हुआ, एसआईआर हुआ। उसमें 2 साल एनडीए के प्रधानमंत्री थे, भाजपा के थे, और 1 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 के बाद सीधा 2025 में गहन पुनर्निरीक्षण हो रहा है और इस वक्त हम हैं। एक पूरा गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया का आज तक 2004 तक किसी भी दल ने विरोध नहीं किया है मान्यवर, क्योंकि ये चुनाव को पवित्र रखने की प्रक्रिया है। चुनाव के उद्देश्यों को, लोकतंत्र को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है। अगर लोकतंत्र में
चुनाव जिसके आधार पर होते हैं वो मतदाता सूची ही प्रदूषित है, तो चुनाव कैसे साफ और सुथरे हो सकते हैं? समय समय पर मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण जरूरी है, इसलिए चुनाव आयोग ने फैसला किया कि 2025 में इसको किया जाएगा। और ये इसका विरोध कर रहे हैं जैसे इस सरकार ने पहली बार एफआईआर किया हो। एक डाटा बहुत अच्छा रखा अमित शाह ने कि जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तब ईवीएम से चुनाव करवाने का कानून बना था, संसद से पास हुआ था 15 मार्च 1989 को, और 89 नवंबर दिसंबर में चुनाव हुए थे। राजीव गांधी सत्ता से बाहर हो गए थे और विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्राइम मिनिस्टर बने थे। जनता दल की सरकार को बाहर से कम्युनिस्ट पार्टियों का और भारतीय जनता पार्टी के 86 सांसदों का समर्थन था। तो 15 मार्च 1989 को ईवीएम का कानून पास हुआ था और ये जो राजीव गांधी थे, और सन 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के प्रयोग को अपहल किया था और कहा था ये ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि 1998 में पहली बार मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली के 16 विधानसभा सीटों में ईवीएम का ट्रायल रन हुआ, और 2004 में जब पूरे देश में ईवीएम का प्रयोग हुआ, और 2004 में ही मनमोहन सिंह की सरकार बनी, 2009 में भी बनी और 2014 तक रही। तो यूपीए गवर्नमेंट 2004 में बन गई, 2009 में बन गई, तब कोई इश्यू नहीं था। और 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी ने स्टेट असेंबली में चुनाव जीतना शुरू किया और ईवीएम खराब हो गई। वो आज तक शोर चला रहा है। और उसके बाद जो है उन्होंने ये बताया कि कैसे जो है जून 2017 में इलेक्शन कमीशन ने सारे ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे, जो एक्सपर्ट थे, जो कहते थे कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, जून 2017 में उनको बुलाया। 3 दिन तक इलेक्शन कमीशन ने इंतजार किया, एक भी व्यक्ति नहीं आया। और उन्होंने साफ कहा कि ये जो आप ईवीएम के खिलाफ जो अभियान चला रहे हो, ये केवल आप चाहते हो कि जो है बैलेट पेपर आ जाए ताकि बूथ लूटना आसान हो जाए और आपका जो है और आप चुनाव जीत सकें। और ईवीएम के रहते आप बूथ नहीं लूट सकते, आप चुनाव नहीं जीत सकते, और एसआईआर के जरिए जो घुसपैठिए हैं उनका वोट आपको नहीं मिल सकता, उनका वोट अब आपको हम नहीं मिलने देंगे। और उन्होंने बड़े क्लियर शब्दों में कहा है, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। पहले पकड़ो और फिर उसको नाम काटो और फिर उसको जो है देश के बाहर भेजो। साफ साफ शब्दों में कहा है। और कितने उन्होंने विस्तार से बताया कि बिहार में जो है जो भी चुनाव हुआ है, इट्स ए वर्डिक्ट अगेंस्ट इन्फिल्ट्रेशन, और बिहार में कैसे कैसे जो बेईमानी होती थी इसका भी ब्यौरा उन्होंने दिया। तो ये जो है, और आप देखिएगा कि अमित शाह ने एक एक शंका का, एक एक आरोप का तथ्यों के साथ पूरा जवाब दिया है, लेकिन आप देखिएगा ये मानने वाले नहीं है। ये कल से फिर वही पुराना वाला कैसे बजाएंगे कि अमित शाह ने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया, भाग गए, डर गए। यहां तक कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि अमित शाह ये बहुत घबराया हुआ जवाब है, बहुत ही डिफेंसिव जवाब है। ये व्यक्ति की एरोगेंस है, ये अहंकार है। नहीं, मैं कहता हूं कि ये डिफेंसिव जवाब नहीं है, धज्जियां उड़ा कर रख दी है उन्होंने। जो राहुल गांधी ने कहा, मैं उसकी बात कह रहा हूँ। राहुल गांधी में कितना अहंकार है कि वो अमित शाह के ऊपर निजी हमला कर रहे थे। हाँ, की बात है ये। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि दो तो अब इस दुनिया में नहीं है, नेहरू और इंदिरा गांधी? सोनिया गांधी अभी नहीं है, सोनिया गांधी अभी है। सोनिया गांधी को भी कंट्रोवर्सी में इस आदमी ने घसीट लिया। ये कच्चे चिट्ठे खोल दिए गए कि जब वो नागरिक भी नहीं बनी थी तब उनका मतदाता पहचान पत्र बन गया था। इन्होंने इंदिरा गांधी रायबरेली वाले चुनाव में किस तरीके से वोट चोरी हुई, किस तरह वो रद्द हुआ, किस तरह इमरजेंसी लगी, इंदिरा गांधी के भी कारनामों को याद दिला दिया देश को फिर से। नेहरू किस तरीके से प्रधानमंत्री बने थे, 30 में से 28 वोट सरदार पटेल को मिले, 2 वोट
नेहरू को मिले और फिर भी नेहरू वो को मिले। प्रधानमंत्री बन गए। तो नेहरू के भी कपड़े लत्ते उतरवा दिए इस आदमी ने। तो ये किस तरह की राजनीति कर रहा है? आप ये देखिए, अमित शाह अगर चाहते तो सोनिया गांधी के ऊपर आरोप लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि सोनिया गांधी बिना देश का नागरिक बने मतदाता बन गई थी। इसका जवाब उनको कोर्ट में देना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने कोई जो है चूंकि आप उस समय प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहती थी, पीएम की बहू थी, तो आपने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया, सत्ता का दुरुपयोग किया। ऐसा कोई आरोप अमित शाह ने नहीं लगाया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आपके खिलाफ ये कोर्ट में शिकायत हुई है और आपको कोर्ट में इसका जवाब देना है। इसी के ऊपर जो है केसी वेणुगोपाल खड़ा हो गया और देखिए कितना वो भी गुस्से में बोल रहा था कि ऐसा कोई मामला नहीं है, और है तो या उसने फिर ये कहा कि वो कोर्ट से डिसमिस हो गया है। तो ये सारा देखिए बीजेपी और का जो कैंपेन है कि देश को औपनिवेशिक दास्ता से मुक्ति दिलानी है, जो प्राइम मिनिस्टर ने नवंबर के महीने में 2 बार लॉर्ड मैकाले के बारे में कहा, हिंदुस्तान टाइम्स के प्रोग्राम में ये कहा कि किस तरीके से प्राचीन सनातन भारतीय हिंदू संस्कृति को कलंकित करने के लिए समाजवादी जो दौर था नेहरू इंदिरा का, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट मात्र 2% थी, तो उसको कहा गया ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है। ये याद है ना आपको? ये सब कहा कि ये सब कहा जा चुका है। तो जैसे जैसे बीजेपी द्वारा भारत के डीकोलोनाइजेशन की कैंपेन आगे बढ़ेगी, कांग्रेस से टकराव आगे बढ़ेगा, क्योंकि नेहरू ने आजादी के बाद औपनिवेशिक दास्ता से देश को मुक्त कराने के लिए कुछ भी नहीं किया। हमारा संविधान, हमारे राज्य के तीनों अंग, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये पूरे वही हैं जो अंग्रेज छोड़ गए थे। लेकिन अगर भारत को आर्थिक शक्ति बनना है, भारत को अगर मिलिट्री पावर बनना है, तो भारत भारतीय सॉफ्टवेयर से चलेगा। भारत एंग्लिकन ब्रिटिश सॉफ्टवेयर से, ब्रिटिश उपकरणों से, ब्रिटिश नीतियों से, सिद्धांतों से नहीं चलेगा, ना ही चल सकता है। हमारी और यूरोप की संस्कृति में और सोच में जमीन आसमान का अंतर है। ये बात लोग समझेंगे अब। और अभी तो नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हुए कुछ ही साल हुए हैं, जरा 5 साल और गुजरने दीजिए, तब लोगों को मालूम पड़ेगा कि नई शिक्षा नीति का असर क्या हो रहा है। और 5 साल के बाद इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के छात्र भी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, मलयाली, गुजराती, पंजाबी में ये शिक्षा ग्रहण करेंगे, मेडिकल की और इंजीनियरिंग की। ये लंबी लड़ाई है। लेकिन मैं ये बात अपनी दोहराता हूं कि राहुल गांधी के बिहेवियर में कोई अंतर नहीं आने वाला है। और ये वंदे मातरम और ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये 2 मुद्दे थे। दोनों सदनों में, राज्यसभा में, लोकसभा में इसके ऊपर चर्चा हो गई है। अब कल से बाद इनके पास सदन की कार्रवाई को बाधित करने का कोई मुद्दा नहीं है। सदन और ये एंड वी शुड होप कि आने वाले 2 दिन जो बचे हैं इस सप्ताह के, थर्सडे एंड फ्राइडे, लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई समान रूप से चलेगी। लेकिन ये कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। और जो आज जिस तरीके से अमित शाह ने उनको धोया है, उनके झूठ को भरी सभा में, भरे सदन में, पूरे देश के सामने उन्होंने जो है उसका कच्चा चिट्ठा खोल दिया। राहुल गांधी के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आएगा, आप देख लीजिएगा। वो कल भी यही दोहराएगा, अमित शाह डर गए, अमित शाह भाग गए, अमित शाह बहुत डिफेंसिव थे, रक्षात्मक मुद्रा में थे, और सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार संविधान को नष्ट कर रही है, सरकार वोट चोरी कर रही है, सरकार और इलेक्शन कमीशन सरकार के दबाव में है, कॉम्प्रोमाइज्ड है। जो वो बात पिछले 5 महीने से कह रहे हैं, आप देखिएगा वो कल फिर वही दोहराएंगे। और मीडिया फिर बेशर्मी से ब्रेकिंग न्यूज बना करके चलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र आपका जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है, आपको अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।